हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास 10th की ज्योग्राफी को। क्या पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों? हम लोग पढ़ रहे थे अपनी क्लास 10th की ज्योग्राफी को, जिसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्या है प्यारे बच्चों? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उसको किया था स्टार्ट। प्रीवियस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोगों ने इस चैप्टर की जो बेसिक थीम थी, रिसोर्स क्या होता है, वो सारी चीज़ों को पढ़ा था और समझा था। आई होप आप लोगों ने वह वीडियो देखी होगी, और वह वीडियो जो मैंने आपको इस चैप्टर से कनेक्ट कराने के लिए बनाई थी, आपने उस वीडियो को देख करके इस चैप्टर से जो कनेक्शन है, जो मैं कनेक्ट कराने की कोशिश किया था उस वीडियो से, आप पर्टिकुलर उस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर से कनेक्ट हो पाए होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अपने इसी ज्योग्राफी की जर्नी को आगे बढ़ाने वाले हैं और इस चैप्टर के आगे के कुछ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ने वाले हैं। बच्चों, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं? रिसोर्सेज के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने रिसोर्स के ही बारे में सारी बातें की थी। आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात करने वाले हैं। क्या बात करने वाले प्यारे बच्चों? टाइप ऑफ रिसोर्सेज, यानी अलग अलग बेसिस पर, ठीक है, अलग अलग बेसिस पर हम कैसे रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, कितने टाइप्स में क्लासिफिकेशन है। जैसे आपके रिसोर्स तो सेम रहेंगे, आपके वही विंड रिसोर्स, ठीक है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, आपके रिसोर्स तो वही रहने वाले हैं, लेकिन उनको किस बिहाफ पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन के तौर पे देखा जाए तो आपका जो सोलर एनर्जी है वो रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। तो इस तरीके से क्लासिफाई हम कर सकते हैं, रिसोर्सेज को एक क्राइटेरिया दे सकते हैं। तो उसी बेसिस पे रिसोर्सेज को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है वो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डिस्कस। तो बच्चों, यह जो टॉपिक है आप उससे बहुत ही फैमिलियर हो, आप लोगों ने इसको क्लास 8 वगैरह में आप लोगों ने कभी ना कभी इसको पढ़ा ही होगा, ठीक है। और बहुत ही सिंपल से टॉपिक्स हैं, बस आपको एज अ रिवीजन के तौर पे मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। बाकी आप सारी चीज़ें इसके बारे में बहुत डिटेल में जानते ही होंगे, लेकिन है आपके कोर्स में तो मैं आपको पढ़ाऊँगा, डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है। रिवीजन का मतलब क्या है? आपको मैं एक बार रिवाइज हो जाएगा, बाकी मैं पढ़ाऊँगा पूरी डिटेल में जो आपके ये पर्टिकुलर टॉपिक्स है, ठीक। तो प्यारे बच्चों, टाइप ऑफ रिसोर्सेस में आप जो सबसे पहला टाइप देखोगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, सबसे पहला टाइप या आप सबसे पहला बेसिस देखोगे वो क्या है? ओरिजिन। ये ओरिजिन की बेसिस पे आप रिसोर्सेज को कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि कौन से रिन्यूएबल हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल है ना, कौन आप एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा उसको यूज़ कर सकते हो, या एक बार यूज़ करने के बाद जो खत्म हो जाते हैं, एग्जॉस्टिबिलिटी यानी खत्म होते हैं कि नहीं, उसके भी हाथ पर आप देखोगे। एंड नेक्स्ट है ऑन दी बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। ओनरशिप मतलब आप समझ ही रहे हो, मालिक, ठीक है, कौन उस रिसोर्स का मालिक होगा, उन मालिकाना अधिकारों के बेसिस पर हम पर्टिकुलर अपने रिसोर्सेज को कितने टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, वो आज हम लोग इस पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर देखेंगे। एंड आपका लास्ट है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बिहाफ पर, ठीक है, डेवलपमेंट के स्टेटस के बिहाफ पर हम देखेंगे कि कितने टाइप के आपकी क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, यानी मतलब कितने टाइप्स में रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक प्यारे बच्चों। आई होप बात को आप समझ पा रहे होंगे, और यही सारी बातें आपको क्या करनी है इस चैप्टर के अंदर, क्या करनी प्यारे बच्चों? पढ़नी। शुरू करते हैं हमारा पहला बेसिस, जो कि है ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है। पहला ओरिजिन के बेसिस पे हम अपने जो भी हमारे रिसोर्सेस हैं उनको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। आपके जो रिसोर्सेस हैं उनको हम लोग 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है बायोटिक रिसोर्स एंड है सेकेंड हमारा एबायोटिक रिसोर्सेस। तो बायोटिक रिसोर्स क्या होते हैं? सिंपल सा है हमारा कि देयर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा एंड फ्यूना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स एक्सेट्रा। यानी कि आपको ऐसे बेसिस, ठीक, बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि आप ऐसे जगह से, ठीक है, ऐसी जगह से आप उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो जिसमें क्या है? लाइफ है, जैसे कि हम,
ठीक है, जैसे कि जानवर आपके हैं, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ठीक है, ग्रोइंग है ना, प्लांट्स भी आपके ग्रोइंग है, एनिमल्स भी आपकी कह सकते हो कि लिविंग थिंग्स हैं। तो जब आप क्या करते हो, लिविंग थिंग्स से क्या करते हो, डेटा कह रहा हूं मैं, लिविंग थिंग्स से जब आप क्या करते हो, रिसोर्सेज को abstract करते हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, बायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। सिंपल सा, ठीक है। इसमें एग्जांपल के तौर पर आप प्लांट एंड एनिमल दोनों को कैरी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों में लाइफ होती है, ठीक है। तो जब लाइफ वाली चीजें हैं जिनसे हम क्या करते हैं, कह सकते हो कि आप रिसोर्सेज abstract कर रहे हो, वो आपके क्या हो जाते हैं, बायोटिक रिसोर्स हो जाते हैं। ठीक प्यारे बच्चों। और नेक्स्ट है हमारा ए बायोटिक रिसोर्स। ए बायोटिक रिसोर्स क्या होता है, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम क्या करते हैं, मतलब लिविंग थिंग्स से abstract नहीं करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स abstract करते हैं, वो हमारे ए बायोटिक रिसोर्स हो जाते हैं। वही बात बताई गई है, ऑल दूस थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, विच आर composed of non-living things are called a biotic resource. For examples rock and metals, ठीक है, आपके रॉक हैं, मेटल्स हैं, ये क्या है, इनके अंदर जान तो है नहीं, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन एज अ रिसोर्स हम इनको भी यूज करते हैं, हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेस हैं। तो ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम नॉन लिविंग थिंग से क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, वो हमारे एबायोटिक रिसोर्स कहलाते हैं। सिंपल सा था, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, कई बार पढ़ा भी होगा, सिंपल सा था। यह आपका बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे हम लोगों ने दो पार्ट देख लिए, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक में मतलब जब हम लिविंग थिंग्स से क्या करते हैं, अपने रिसोर्स को abstract करते हैं, वो हमारा बायोटिक हो जाता है, और जब हम नॉन लिविंग थिंग्स से abstract करते हैं वो एबायोटिक हो जाता है। बायोटिक में हमने प्लांट और एनिमल का एग्जाम्पल ले लिया, और आप एबायोटिक में आप वाटर का ले सकते हो, ठीक है, और आप रॉक का ले सकते हो, मेटल का ले सकते हो, ये सारी चीज़ें। ठीक प्यारे बच्चों, आई होप आपको पहला क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। बच्चों दिमाग में बिठा लीजिए, ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हो, तो जब ज्योग्राफी हम पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी को पढ़ते समय एकदम दिमाग में आप प्रिपेयर रहिए कि यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशंस बहुत पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, और इन क्लासिफिकेशन से आप बहुत ईजिली चीज़ों को समझ सकते हो, इसलिए क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी होते हैं। तो क्लासिफिकेशंस आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हो। तो पहला क्लासिफिकेशन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, खत्म होते हैं कि नहीं होते हैं। तो उसमें बच्चों हमारा दो क्लासिफिकेशन सामने आता है, एक होता है रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल कौन से होते हैं, ऐसे रिसोर्स जिनको हम एक बार यूज कर लेते हैं और उन्हें फिर उसी फॉर्म पर यूज करने, मतलब हम उनको दोबारा उसी फॉर्म पर यूज कर सकते हैं, वो आपके कैसे रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। तो देखते क्या है, द रिसोर्स विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिफ्लेनिशबल रिसोर्सेज। यानी ऐसे रिसोर्सेज जिनको यूज करने के बाद हम उनको दोबारा से रिन्यूएबल, मतलब दोबारा से क्या कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, रिन्यूड कर सकते हैं और फिर उसी तरीके से यूज कर सकते हैं, ऐसा हमने पहले किया था। तो ऐसे रिसोर्सेस आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेस कहलाते हैं। जैसे सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी आती है, आप उसको सोलर पैनल वगैरह के थ्रू यूज करते हो, ठीक है, आपने यूज किया, तो अब ऐसा थोड़ी है कि वो एक बार आपने यूज कर लिया तो सोलर एनर्जी खत्म, नहीं ना, वो दोबारा से आप उसको क्या कर सकते हो, उसी फॉर्म पर उतनी ही एनर्जी के साथ आप यूज उसको कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों यही है आपके रिन्यूएबल रिसोर्स की बात। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्स जिन्हें हम रिन्यूड कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय फिजिकल, केमिकल, यानी फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके, केमिकल कुछ यूज करके, ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, उन रिसोर्सेज को दोबारा उसी फॉर्मेट पर यूज कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी, जैसे मैंने भी आपको बताया, सोलर एनर्जी आप जितना यूज कर सकते हो कर सको, लेकिन खत्म नहीं होने वाली है ना, रिन्यूअल होती रहती है वो। विंड एनर्जी भी आपकी ऐसी, आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन ले रहे हो, तो ऐसा थोड़ी कि ऑक्सीजन आपके एयर में खत्म होती चली जा रही, वो रिन्यूअल होती चली जा रही है। ठीक बच्चों, तो ये आपके ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी की बिहाफ पे अगर हम देखें तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो टू पार्ट्स में क्लासीफाई हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल हमने देख लिया जो रिन्यू हो सकते हैं। अब हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की बात करें तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम एक बार यूज कर लेते हैं और बाद में हम उन्हें दोबारा उसी फॉर्म पर यूज नहीं कर सकते, मतलब वो खत्म हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दोबारा नहीं बनते हैं, लेकिन वह काफी लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है, काफी लंबा प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल कोल,
ठीक है, आपने क्या किया, कोल यूज कर लिया तो कोल से बन गई राख, क्या आप उस राख से दोबारा कोल बना सकते हो? नहीं बना सकते। हाँ, ऐसा नहीं कोल दोबारा नहीं बनेगा, वही उतना ही लंबा प्रोसेस होगा, उस लंबे प्रोसेस के बाद आपका क्या बनकर आएगा, कोल बनकर के आएगा, लेकिन एक लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो आपका वही यहाँ बताया गया है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर क्या बताया गया बच्चों, These occurs over a long geographical time, ये हमको बहुत ही लॉन्ग जियोग्राफिकल टाइम जो है, ठीक है, जो भी फिनोमिनाज हुए हैं, ठीक है, उसके रिजल्ट के तौर पे हमें ये कोल वगैरह मिले हैं। ठीक है, मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जांपल ऑफ सच रिसोर्सेज। ठीक है, और मिनरल्स और फॉसिल फ्यूल्स इसके एक बहुत बढ़िया उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। These resources take million of years in their formation, और ये काफ़ी लंबा समय लेते हैं, million of years लेते हैं अपने formation के लिए। ठीक है, formation some of the resource like metal are recyclable and some like fossil fuels can't be recycled and get exhausted with their use। ठीक है, वही बात बताई है जो मैंने आपको बताई कि ये क्या है, एग्जॉस्ट हो जाते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे मेटल्स वगैरह होते हैं जिनको आप क्या कर सकते हो, रीयूज़ कर सकते हो, लेकिन प्यारे बच्चों आपका जो कुछ ऐसे फॉसिल फ्यूल्स हो, जैसे पेट्रोल ले लो आप, धुआं बन गया तो क्या पेट्रोल दोबारा बन के आएगा? नहीं बन जाएगा, वो धुएं से आप दोबारा पेट्रोल तो नहीं बना सकते हो। तो ये आपके क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ऐसे रिसोर्स है जिन्हें हम दोबारा यूज़ नहीं ला सकते हैं, वो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। आई होप बच्चों आपको ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी समझ में आई होगी कि रिन्यूएबल रिसोर्स कौन होते हैं और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कौन होते हैं। ठीक, आगे बात की जाए तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे आप देखोगे तो आपके रिसोर्सेज को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। ठीक है, पहला है आपका इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल रिसोर्स, दूसरा है कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स, थर्ड है आपका नेशनल रिसोर्सेज और फोर्थ है आपका इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ठीक, तो इसको समझते हैं प्यारे बच्चों। इंडिविजुअल रिसोर्स तो आप अच्छे से जानते होंगे, इंडिविजुअल रिसोर्स का मतलब क्या है कि ऐसे रिसोर्स जिन पर किसी एक पर्सन का अधिकार हो। ठीक है, ऐसे रिसोर्स जिन पर किसी एक पर्सन का अधिकार हो वो आपके कैसे रिसोर्स हो जाते हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स हो। जैसे आपकी लैंड, आपकी लैंड पर केवल और केवल आपके राइट्स हैं। ठीक है, आपका मोबाइल हो गया, ठीक है, आपके मोबाइल पर केवल आपका राइट है, कोई और उसको उठा करके यूज़ नहीं कर सकता है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में होते हैं, इंडिविजुअल पर्सन उसको ओन करता है, वो आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब देखते हैं इसमें हमारे एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। दीज आर ऑल्सो ओन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल्स, मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड ऑफ देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। In villages, there are people with land ownership, but there are many who are landless. Urban people own plots, houses, and other property, plantation, pasture land, ponds, water in wells, etc. are some of example of resource ownership by individuals. यहाँ बताया गया लैंड है आपके, ठीक है, आपके हाउसेज हैं, ये सब के सब कैसे हैं, इंडिविजुअल रिसोर्स है जिन पर केवल केवल एक पर्सन का क्या होता है, कब्जा होता है। ठीक, आई बात समझ बच्चों। आगे बात की जाए कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स क्या होता है, देयर आर रिसोर्स विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। ऐसे रिसोर्सेज जो क्या होते हैं, एक्सेसिबल होते हैं पूरी की पूरी कम्युनिटी के थ्रू। जैसे पिकनिक स्पॉट, वहाँ पे किसी एक पर्सन का अधिकार नहीं होता ना, वहाँ पे आप सभी जा सकते हो, सभी के सभी आप वहाँ जा करके उस पर्टिकुलर पिकनिक स्पॉट का यूज़ कर सकते हो, पिकनिक स्पॉट का मजा ले सकते हो। ठीक, तो ऐसे रिसोर्सेज जहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का राइट नहीं होता है, बल्कि आपके पूरी कम्युनिटी, पूरी सोसाइटी का राइट होता है, ऐसे रिसोर्सेज को हम कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स कहते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। जैसे ग्राउंड हो गया, पॉन्ड हो गया, पब्लिक पार्क हो गया, ये सब आपके क्या हैं, आपके कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स हो गए। ठीक, अगली बात की जाए तो नेशनल रिसोर्स। तो नेशनल रिसोर्स की बात की जाए तो टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू द नेशन। अगर टेक्निकली देखा जाए तो जितने भी रिसोर्स हैं वो आपके नेशन से ही बिलोंग करते हैं, यानी आपके नेशन में ही रहते हैं। और देखा जाए तो सारे के सारे रिसोर्स नेशनल रिसोर्स ही हो गए। तो आगे की बात कीजिए, द कंट्री हैज़ लीगल पावर, अब यहाँ पे आप देखोगे तो बिलोंग टू दी नेशन। ठीक, तो यहाँ पे बात बताई गई है कि आप देखोगे तो सारी चीज़ें जो हैं
आपके नेशन में ही पाई जाती हैं, और नेशन में ही पाई जाने की वजह से ये सारी की सारी चीज़ें आपकी कैसी हैं, एक नेशनल रिसोर्सेज हैं। ठीक, आगे की बात की जाए तो all the minerals, water resource, forest, wildlife, land within the political boundaries and ocean area of to 12 nautical miles to 22 km from the coastal term as territorial water and resource 3 belong to the nation। अब यहाँ क्या बताया गया है, अब यहाँ बताया गया है बच्चों कि टेक्निकली देखा जाए तो सिंपल सा आपके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो आपके देश के अंदर मिलते हैं, और सारे सारे रिसोर्स आपके कैसे होते हैं, नेशनल रिसोर्स होते हैं आपकी टेरिटरी के अंदर। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए ये आपकी कंट्री है, ये आपकी कंट्री है, तो इस कंट्री की ये क्या है, आपकी बाउंड्री है, ये इंडिया है हमारा, ये इंडिया की बाउंड्री है, ये आपकी क्या है, इंडिया की बाउंड्री है। तो इस इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्स आते हैं आपके नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, नेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। ठीक है, अब लैंड पर तो हमारा कब्जा है। अब उसके बाद की बात किया जाए तो इधर आप देखोगे तो हमारे ओशंस भी हैं। ठीक है, तो ओशन की बात की जाए तो आपके पॉलिटिकल बाउंड्री जो है आपकी, उस पॉलिटिकल बाउंड्री से लगभग 22 किलोमीटर्स 22 किलोमीटर तक की जो रेंज है किसकी, आपकी वाटर रेंज जो है, ठीक है, आपकी किसकी रेंज जो है, वाटर रेंज जो है, वो भी हमारे किसके अंदर आती है, रिसोर्स के अंदर आती है, आपके नेशनल रिसोर्स के अंदर आती है। यानी यहाँ तक का कब्जा हमारा है। ठीक है, वाटर के 22 किलोमीटर एरिया तक यहाँ पे कब्जा क्या है हमारा। ठीक, तो यही यहाँ बताई गई है कि आप देखोगे तो जो फॉरेस्ट हैं, ठीक है, वाइल्ड लाइफ है, ये सबके सब पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर आते हैं। एंड ओशियन एरिया अप टू, और जो ओशियन एरिया है आपका, ठीक है, क्या है आपका जो ओशियन एरिया है, जहाँ जो 22 किलोमीटर आपकी पॉलिटिकल टेरिटरी के आगे जो 22 किलोमीटर का ओशियन एरिया है वो भी आपके नेशनल रिसोर्स के अंदर आता है। आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो, आपको जो भी एब्स्ट्रैक्ट करना है आप एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपका कब्जा है। ठीक, आई बात समझ बच्चों। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, नेशनल रिसोर्स हो जाते हैं। यानी नेशन के अंदर मिलने वाले सारे रिसोर्स हमारे नेशनल रिसोर्स हो जाते हैं। और हमारे ओशियन पार्ट की बात मतलब जिसमें उसमें आपका सब कुछ आ जाता है, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, ठीक है, सारी चीज़ें आपकी आपके देश के अंदर जो भी है वो आपके नेशनल रिसोर्स के अंदर आ जाती हैं। लेकिन उसके बाद ओशियन की बात की जाए तो ओशियन की बात की जाए तो लगभग 20 आपके नेशन के जो बाउंड्री है उस नेशन की बाउंड्री से लगभग 22.2 किलोमीटर का एरिया जो है ओशियन का वो आपके अंडर में आता है, वो भी आपके नेशन के अंदर आता है। तो वो आपका कैसा रिसोर्स हो गया, नेशनल रिसोर्स हो गया। आगे की बात की जाए तो इंटरनेशनल रिसोर्स है आपका अगला क्या रिसोर्स है, आपका अगला रिसोर्स है इंटरनेशनल रिसोर्स। तो इंटरनेशनल रिसोर्स की बात की जाए बच्चों तो देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस विच रेगुलेट सम रिसोर्स। ठीक है, द ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 nautical miles of the coastal line of the country belong to the open ocean and no individual country can utilize these without the concurrence of national institutions। अब यहाँ क्या बताया गया बच्चों, अब यहाँ बताया गया है कि लगभग इसके आगे, ठीक है, इसके आगे लगभग आप 200 न्यूटिकल माइल्स तक, ठीक है, 200 न्यूटिकल माइल्स तक आप अपने जो भी आपकी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे कंसल्ट करके यहाँ पर आप जो भी कुछ करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, यानी 200 न्यूटिकल माइल्स की बात की जाए आपके नेशन स्टेट है तो ये आपके नेशनल रिसोर्स है। अब इसके बाद में किसी न किसी देश का यहाँ पे अधिकार होता है, यानी किसी एक देश का नहीं होता है, कई देशों का होता है। और आप क्या कर सकते हो, उन देशों के साथ मिल करके यहाँ पे कुछ जो भी आप करना चाहो, माइनिंग करना चाहो, ठीक है, माइनिंग इन द सेंस मतलब कि आप फिशिंग करना चाहो, आप ओवरऑल कुछ भी ऐसा उसको यूज़ करना चाहते हो तो आप बाकी के साथ कंसल्ट करके कर सकते हो, बाकी नेशंस के साथ कंसल्ट करके। लेकिन जैसे ही आप 200 न्यूटिकल माइल्स के आगे आते हो, जैसे ही आप 200 न्यूटिकल मील्स के आगे आते हो तो ये जो पर्टिकुलर एरिया हो जाता है ये ओपन ओशियन के अंदर आ जाता है। किसके अंदर आता है, ओपन ओशियन के अंदर आता है। और ओपन ओशियन में किसी भी कंट्री का राइट नहीं होता है। वहाँ पे किसका राइट होता है, आपके जो यूनाइटेड, ठीक है, वहाँ पे किसका राइट होता है बच्चों, वहाँ पे आपका जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, आपके जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका राइट होता है और बिना उनकी परमिशन के आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हो।
आई बात समझ में। और ये जो पर्टिकुलर आपके रिसोर्स कहलाते हैं वो इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। वो रिसोर्स आपके कैसे रिसोर्स कहलाते हैं? इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाते हैं। सिंपल सी बात है, क्या बताया मैंने, फिर से रिवाइज करते हैं। नेशनल रिसोर्स क्या होता है? आपकी इंडियन टेरिटरी है, उस टेरिटरी के लगभग 22 किलोमीटर्स तक आपका जो ओशन है, एरिया है, वो आपके नेशनल रिसोर्स के अंदर आता है। उसके आगे आप देखोगे तो उस 22 किलोमीटर एरिया के आगे 200 न्यूटिकल माइल्स जो है आपका, 200 न्यूटिकल माइल्स तक आप अपने नेबरिंग कंट्री के साथ कंसल्ट करके वहाँ पर जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। ठीक है, फिशिंग करना चाहते हो या आप ट्रेड करना चाहते हो, कुछ भी ओवरऑल आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। लेकिन जैसे 200 न्यूटिकल माइल्स के आप आगे जाते हो तो उस आगे का जो ओशन कहलाता है वो आपका ओपन ओशियन कहलाता है। और ओपन ओशियन में किसका राइट होता है? वहाँ पे राइट होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का। किनका राइट है, किनका ओनर है, किनकी ओनरशिप है? इंस्टीट्यूशनल जो है आपके, सॉरी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का राइट है। आपको अगर यहाँ पर भी किसी भी तरह की एक्टिविटी करनी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस की। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ऑन दी बेसिस ऑफ ओनरशिप के बिहाफ पे आपने देखा कि 4 टाइप के क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं रिसोर्सेज का, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कमोडिटी ओन्ड रिसोर्सेज, नेशनल रिसोर्सेज एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज। आई होप यह चारों क्लासिफिकेशन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब लास्ट क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्लासिफिकेशन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के स्टेटस पर अगर देखा जाए तो आपके जो भी क्लासिफिकेशन है वो भी 4 टाइप्स के हैं। पहला है पोटेंशियल रिसोर्स, सेकंड है डेवलप्ड रिसोर्स, थर्ड है आपका स्टॉक एंड फोर्थ है आपका रिजर्व। ठीक, तो पोटेंशियल रिसोर्स की बात की जाए तो पोटेंशियल रिसोर्स का मतलब क्या होता है? ऐसे रिसोर्सेज जिनका हम कंजम्पशन पूरा का पूरा नहीं कर सकते, अभी उनके अंदर वो पोटेंशियल है, वो एनर्जी है जिनका हम यूज़ कर सकते हैं और भी ज़्यादा। जैसे सोलर एनर्जी, आप सोलर एनर्जी को देखते हो कि तो सोलर एनर्जी जो आती है, क्या आप उस सोलर एनर्जी को पूरा का पूरा यूटिलाइज कर लेते हो? नहीं कर पाते हो, उसमें अभी और पोटेंशियल बाकी रहता है। तो पोटेंशियल का मतलब क्या है कि अभी हाँ उसके अंदर और एनर्जी बची हुई है, हम उसको और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो रिसोर्स विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, पर्टिकुलरली राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी। ठीक है, वही बात आपकी बता दी गई है कि यहाँ पे आप देखोगे राजस्थान और गुजरात की बात की जाए तो वहाँ पे सोलर और विंड एनर्जी जो है उसको आप पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे अभी भी पोटेंशियल बचा हुआ है। ठीक, तो यही बात आपकी बताइए। पोटेंशियल बच्चों को होता है ना, हम लोगों ने बच्चों से, टीचर्स के मुंह से अक्सर सुना होगा कि इस बच्चे के अंदर पोटेंशियल बहुत है लेकिन ये यूज़ नहीं कर रहा है, यानी कि उसके अंदर अभी भी बहुत सी ऐसी खूबियाँ हैं जिनका यूज़ करे तो बहुत आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसका यूज़ ही नहीं करता वो। तो उसी तरीके से एनर्जी आपकी जो होती है, जो रिसोर्सेज होते हैं, उन रिसोर्सेज में अभी और एनर्जियाँ बची हुई हैं जिनका आप कंजम्पशन आगे और यूटिलाइज कर सकते हो, उनका कंजम्पशन और ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन आप कर नहीं पाते हो। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाता है? पोटेंशियल रिसोर्स हो जाता है। ठीक है, आगे की बात की जाए तो डेवलप्ड रिसोर्स है आपका। डेवलप्ड रिसोर्स क्या होते हैं? तो रिसोर्स विच आर survived and their quality and quantity have been determined for utilization. The development of resource depend on the technological and level of their feasibility. यानी डेवलप्ड रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जिनको हमारे पास लिमिट कह सकते हैं कि उनको कैसे यूज़ करना है, कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, उसकी टेक्नोलॉजी भी है, कैसे कहाँ पे यूज़ करना है वो भी है, और किस क्वांटिटी और किस क्वालिटी में है ये भी हमें पता है। तो ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे डेवलप्ड रिसोर्स कहलाते हैं। ठीक है, हम उनका यूटिलाइज रिसोर्स विच आर सर्वाइव्ड एंड दियर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। ठीक है, हमारे पास इतनी क्वालिटी और क्वांटिटी में है वो कि हम उनको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं हमें पता है। ठीक, और उन्हें हम अपने डेवलपमेंट में लगातार यूज़ कर रहे हैं। ठीक, आई होप बच्चों यहाँ तक बात समझ में आई होगी। ऑन द टेक्नोलॉजी लेवल और देयर फेसिबिलिटी, ठीक, अपनी फेसिबिलिटी के बिहाफ पर, ठीक, अपनी टेक्नोलॉजी के बिहाफ पर हम उनको क्या कर रहे हैं? यूज़ कर रहे हैं। स्टॉक की बात की जाए तो बच्चों स्टॉक क्या है हमारा? अगला क्लासिफिकेशन में आपका स्टॉक आएगा। तो स्टॉक है हमारा मटेरियल्स इन इन्वायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दीज आर इंक्लूडेड एमंग स्टॉक। ठीक है, अब क्या है बच्चों
स्टॉक क्या होता है? एक मतलब मटेरियल इन द इन्वायरमेंट, मतलब कि आप जानते हो स्टॉक क्या है? स्टॉक दैट मीन्स कि आपके इन्वायरमेंट में पर्टिकुलर वो मिनरल्स अवेलेबल हैं, वो मटेरियल अवेलेबल हैं, आप जानते हो और आप उसको यूज़ भी करना चाहते हो, लेकिन आपके पास एक अप्रोप्रिएट जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसको abstract करने की, वो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है। ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग स्टॉक कहते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं? स्टॉक कहते हैं। मतलब कि हम जानते ही नहीं कि उसे कैसे एब्स्ट्रैक्ट करते हैं, बस इतना पता है कि वो हमारे इन्वायरमेंट में है, लेकिन हमारे पास एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको एब्स्ट्रैक्ट कर सकें, हम उनको यूज़ कर सकें। हमारे पास यूज़ करने की इच्छा है, लेकिन हमारे पास ना तो टेक्नोलॉजी है और एक टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी वजह से हम उनको यूज़ नहीं कर पा रहे। ठीक, तो ऐसे रिसोर्सेज आपके स्टॉक कहलाते हैं। एंड रिजर्व की बात की जाए तो रिजर्व की अगर हम बात करते हैं तो रिजर्व की बात करें अगर हम, तो आपका ठीक है, तो स्टॉक आई होप आपको बच्चों समझ में आ गया होगा कि ऐसे रिसोर्सेज जिनका हमें पता है कि हमारे पास वो अवेलेबल हैं, ठीक है, अवेलेबल हैं, लेकिन हमारे पास इतनी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको क्या कर सकें, एब्स्ट्रैक्ट कर सकें अपने यूजेस में लाने के लिए। ठीक, तो आई होप बात समझ में आ गई होगी। क्या पढ़ा अभी हम लोगों ने? पोटेंशियल पढ़ा, डेवलपमेंट पढ़ा, सॉरी डेवलप्ड रिसोर्स पढ़ा और स्टॉक पढ़ा। अब आती है हमारी बारी रिजर्व की। रिजर्व क्या है? तो रिजर्व और दी सबसेट ऑफ द स्टॉक। रिजर्व क्या है? स्टॉक का सबसेट है विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एक्साइटिंग टेक्निकल नोन हाउ बट दियर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। ठीक है, इस रिजर्व क्या होते हैं? ऐसे रिसोर्सेज, ठीक, ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम कैसे एब्स्ट्रैक्ट करें ये हमें पता है, ठीक है, कैसे उन्हें एब्स्ट्रैक्ट करना हमें ये भी पता है, कैसे यूज में कर लाना है ये भी हमें पता है, लेकिन फर्दर आगे के यूज के लिए हमने उन्हें क्या करके रखा है? रिजर्व करके रखा है, बचा करके रखा है। ऐसे रिसोर्सेज हमारे रिजर्व रिसोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, वही बात यहाँ बताएगी, आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक which can be put into use with the help of exciting technical know-how but their use has not been started। ठीक, तो इसका यूज अभी हम लोगों ने स्टार्ट नहीं किया है, पर हमें पता है कि कैसे इसका यूज करना है, कैसे टेक्निकली हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है कि हम उसे कैसे एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें, लेकिन हमने उन्हें आगे फर्दर यूज के लिए उसे रिजर्व करके रखा हुआ है। तो ऑन दी बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बिहाफ पे हम लोगों ने देख लिया कि ये चार टाइप्स में, चार क्लासिफिकेशन, 4 पार्ट्स में आप क्लासिफाई कर सकते हो अपने रिसोर्सेज को। क्या है? पहला पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है कि ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम और फर्दर यूज कर सकते हैं, उनके अंदर और पोटेंशियल है और एनर्जी है, ऐसे रिसोर्सेज हमारे पोटेंशियल कहलाते हैं। जैसे सोलर एनर्जी हो गया, आपकी विंड एनर्जी हो गया। डेवलप्ड रिसोर्स क्या होते हैं? डेवलप्ड रिसोर्स ऐसे रिसोर्स जिनको कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उसकी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, किस क्वांटिटी में है, किस क्वालिटी में है, ये सारी चीजें हम जानते हैं और उसे हम क्या कर रहे हैं? यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ऐसे रिसोर्स आपके डेवलप्ड रिसोर्स कहलाते हैं। स्टॉक क्या हो गया? ऐसे रिसोर्सेज जिन्हें हम जानते हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में है, पर हमारे पास ऐसी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उनको क्या कर सके? एब्स्ट्रैक्ट कर सके और यूटिलाइज कर सके। एंड फोर्थ हमारा क्या था? रिजर्व। तो रिजर्व हमारा क्या है? स्टॉक का सबसेट होता है जिसमें हमने देखा कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमारे इन्वायरमेंट में है, हम जानते हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है उनको एब्स्ट्रैक्ट करने की, पर हम उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें यूज में नहीं ला रहे हैं, उसे हम लोगों ने रिजर्व करके रखा है ताकि फर्दर आगे हम उसका यूज कर पाएं। ठीक, हमने रिजर्व करके रखा हुआ है। जैसे होता है ना कि बहुत सी जगहों पर देखोगे तो आप पानी की कमी होती है, तो वो क्या करते हैं? थोड़ा थोड़ा पानी यूज करते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी रिजर्व करके रखते हैं। तो वैसे ही हमने रिसोर्स को भी रिजर्व करके रखा हुआ है ताकि फर्दर हम उसे यूज कर सके। तो बच्चों यही था हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, ये क्या था? हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज था, जिसपे हम लोगों ने कई बेसिस पे क्लासिफिकेशन को देखा है। ठीक है, कई बेसिस पे हमने क्या किया है? क्लासिफिकेशन को देखा है रिसोर्सेज को। ठीक है, तो यहीं पर आपका जो टाइप ऑफ रिसोर्सेज का जो ये टॉपिक था वो होता है खत्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारी बातें। तो पहले बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा? ऑन द बेसिस ऑफ origin, on the basis of ownership, on the basis of exhaustibility, on the basis of status of development। आई होप आपको सारी कहानी सिंपल वे से मैंने समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में भी आ गई होगी। तो बच्चों आज की वीडियो में
बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फर्दर आगे के टॉपिक को लेकर के। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करते रहें, ठीक है। और आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।